हाय एवरीवन, लेट्स वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट नंबर 1। सॉल्व कर लिया होगा असाइनमेंट नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन था, N2 अपॉन dt मींस N2 के डिकम्पोजिशन, N2 के फॉर्मेशन का रेट गिवन था और हमें बाकी सबका रेट पूछा था। सबसे पहले मैंने रिएक्शन को इस रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन में हमने एक्सप्रेशन में हमने इसको कन्वर्ट किया माइनस डी और ये वाला प्लस ये वाला माइनस। ओके, अब नेक्स्ट हम देखो ये गिवन थी चीज, हमें dN2 अपॉन dt गिवन था, dN2 अपॉन dt गिवन था। अब हम क्या करते हैं, इसको मैंने इससे कंपेयर किया तो हमारे पास इसका आ गया रेट, और जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो हाइड्रोजन का रेट आ गया। और रेट हमें पता है, रेट और N2 का कंसंट्रेशन, N2 का रेट बिल्कुल आपस में क्या होगा, इक्वल। तो मैंने इसको इस तरीके से सोल्व किया। ठीक है, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में टू में हमें रेट, एवरेज रेट हमें कैलकुलेट करना था। C2 गिवन था, C1 गिवन था, डेल्टा T गिवन था। इसको हमने वैल्यू पुट किया और आंसर कैलकुलेट किया। और ये आंसर कैलकुलेट किया, मेरे पास मिनट यूनिट था, मोल पर लीटर और मिनट, तो मोल पर लीटर और मिनट इनवर्स में इसका यूनिट आ गया आर का। नेक्स्ट मुझे इसको सेकंड में कन्वर्ट करना था। जब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास में 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी नीचे है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा ये मोल सेकंड इनवर्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे अगर पावर को सेम ही रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इंटर कन्वर्जन ये इजी हो जाता है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक रिएक्शन गिवन था 2A एरो P। कोई भी 2A मींस रिएक्टेंट है 2A, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। और हमें इसके लिए क्या निकालना था, एवरेज रेट निकालना था। तो एवरेज रेट के लिए पहले हमने इसको इस फॉर्मेट में लेके आए, यानी 1/2 DA कंसंट्रेशन अपॉन DT और DP अपॉन DT इक्वल टू किसके इक्वल होगा, R के। माइनस साइन लगाया, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कि ये वाला जो रिएक्टेंट है टाइम के साथ साथ में डिक्रीज हो रहा है, और माइनस साइन का कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, ओके। देन 1/2 इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन 10 मिनट। तो हमने इसको इंटर कन्वर्ट ये वाला कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन के बाद आंसर है हमारे पास 5 × 10⁻³ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप है, बिल्कुल एज इट इज सेम है, केवल इसमें क्या हो गया, कंसंट्रेशन चेंज है। तो N2O5 का कंसंट्रेशन गिवन था हमें, और 1/2 हमने लगा दिया, यहाँ पर माइनस लगा दिया साइन, क्योंकि रिएक्शन हमारे पास में क्या थी, 2N2O5 एरो 4NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन थी हमारे पास में। तो रिएक्शन ये थी, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया, 2 डिवाइड किया, पहले मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते 60 का डिवाइड करना पड़ेगा इसमें, और फिर हमें क्या करना है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज मिनट हमारा नीचे। क्लियर है? यहाँ पे वर्ड ये वाला हम बार बार ये सिंबल लिख रहे हैं, एम का मीनिंग क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर लिखो, चाहे कैपिटल एम लिखो, कोई भी कंसंट्रेशन का यूनिट होना चाहिए। और इसके साथ में अगर कोई पहले कंसंट्रेशन का यूनिट है, यूनिट कैलकुलेट करने का बताया था सिस्टम, यूनिट पहले हम कंसंट्रेशन का यूनिट करेंगे और फिर हम कोई भी टाइम का यूनिट हमेशा इनवर्स में रहता है। क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक रिएक्शन गिवन था, उस रिएक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना था। तो मैंने कहा था जितना भी आगे फैक्टर्स लिखे रहते हैं उन फैक्टर्स को रिवर्स करके यहाँ पर लगा दो। तो मेरे पास 1/2 था यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा, वो 3/2 था, 2/3 हो जाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट थे और ये रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन लगाते हैं, प्रोडक्ट के आगे नहीं लगाते। आई होप क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। नंबर 4, रेट कांस्टेंट एंड देयर यूनिट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट से पहले हमें रेट लॉ, एक्टिव मास रूल और गुलबर्ग-वागे रूल रीड करना पड़ेगा। तो गुलबर्ग-वागे रूल, एक्टिव मास रूल 11th क्लास का टॉपिक है, मैं इसको रिपीट यहाँ पे और नोट करवा देती हूँ। तो क्या होता है, नोट करो इसमें, रेट लॉ, एक्टिव मास रूल, गुलबर्ग-वागे रूल। गुलबर्ग-वागे साइंटिस्ट था, उन्होंने रेट लॉ दिया था सबसे पहले। तो नोट करो इसमें स्टेटमेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the rate of reaction is directly proportional to the rate of reaction is directly proportional to the product of powers of concentration of reactants स्टॉप राइटिंग को देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद देयर पावर भी होगी इसमें, जो आगे डिजिट लिखे रहते हैं वो पावर के फॉर्म में चले जाते हैं। क्लियर है?
जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो हमारे पास में आता है के, स्मॉल के, रेट कांस्टेंट स्मॉल के, ए और बी की पावर बी। हम रिएक्टेंट से मीनिंग केवल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कितना उसमें डिजिट आगे, इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है, इससे हमें कोई भी लिंक नहीं है, हमें केवल रिएक्टेंट से लिंक है। क्लियर है? ओके, आर का मीनिंग क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ए कंसंट्रेशन एंड बी कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ए एंड बी क्या हो गए, इसके ये वाले पावर्स हो गए। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, के इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, हमें इसको स्टडी करना है, रेट कांस्टेंट। ओके, ये रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का अगर हम इसका डेफिनेशन करें इसी फॉर्मूले से तो क्या बनेगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू आर, ए की कंसंट्रेशन की पावर ए, बी की कंसंट्रेशन की पावर बी। ओके, आर मीन्स क्या होता है, रेट। देन इसका डेफिनेशन नोट करो, इसको नीचे वाले को यूनिटी बना देते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। नोट करो, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, then rate of reaction is equal to, then rate of reaction is equal to rate constant k, rate constant k। कंप्लीट? ओके, अब ए और बी क्या है, यहाँ पे जो हमने पावर्स लगाए, ये पावर्स क्या होते हैं, एडिशन ऑफ पावर्स, एडिशन ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स, powers of reactants is called order, order of reaction, order of reaction। इसको डिटेल में करते हैं आगे, अब ये नोट कर लो। तो इसकी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A प्लस बी, वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा A प्लस बी। नोट कर लो, A प्लस बी। कंप्लीट? ओके, अगर हमें इस के का यूनिट कैलकुलेट करना हो तो यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, के का यूनिट, तो आगे नोट करते हैं इसमें, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट अपॉन यूनिट ऑफ रिएक्टेंट्स, यूनिट ऑफ रिएक्टेंट्स। यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, कोई भी कंसंट्रेशन का यूनिट, मान लो कि मोल लिया मैंने, मोल पर लीटर, और ये मैंने क्या कर दिया, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, आवर्स इनवर्स, कोई भी टाइम का यूनिट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हमें पता है कि मोल पर लीटर नहीं होगा, मोल पर लीटर यहाँ नोट कर सकते हैं, मोल पर लीटर की पावर कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी, मोल पर लीटर की पावर ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या है, सारा कुछ नोट करते हैं, पहले एक बार बड़े सिस्टम से नोट करना स्टार्ट करो, उसके बाद हम शॉर्ट सिस्टम, इसका एक ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, के का यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बनाओ एक बार इसको, कंप्लीट? ओके, अब हम इसको वन बाय वन एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। देखो, के का यूनिट एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, जनरली जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हार्डली यहां तक पूछ रखे होते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शन में भी ऑर्डर में नोट कर लेंगे के का यूनिट कैसे कैलकुलेट करना होता है अगर कोई फ्रैक्शन ऑर्डर का रिएक्शन हो तो। क्लियर है? तो देखो, इस पे हमें थोड़ा सा काम करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने दिया है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 0। इसमें हमें के का यूनिट कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के लिए। देखना ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है उसका मीनिंग क्या होता है, 1। देन आर की यूनिट क्या बोली थी मैंने पहले, मोल, लीटर इनवर्स, और एक और क्या होता है साथ में, सेकंड इनवर्स। तो ये जो जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होगी, जेड आर, आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको पूरा, अभी ध्यान रखो केवल ये 0 आ गया ना, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर 1 आता तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 आता तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 आता तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? अगर मैं इसको K0 कंसिडर कर सकते हैं इसको। अब मैंने एक और सेकंड क्वेश्चन दिया, खुद सॉल्व करके देखना। पहले क्वेश्चन नोट करो, पहले ए की कंसंट्रेशन की पावर 1, कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब पावर 1 है।
अब मुझे बताओ के का यूनिट क्या होगा इसके लिए। पॉज करो वीडियो को, पहले सॉल्व करो, बाद में आंसर देख लो। आर का यूनिट क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और ए यानी अकेला ही है, देन क्या होगा? मोल पर लीटर। ठीक है, ये सारे कट हो गए, यूनिट क्या बच गया? केवल सेकंड इनवर्स। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के का यूनिट क्या होगा? सेकंड इनवर्स। ऑर्डर टू ऑर्डर डिपेंड करता है कि के का यूनिट क्या होगा। अगर हमारे पास में एक सेकंड ऑर्डर का होता तो अब हम एक ट्रिक बना देते। तो के की यूनिट की ट्रिक क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। एन यहां पर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का सिस्टम क्या होता है? जो भी ऊपर पावर लिखे रहते हैं रेट लॉ में, जो भी ऊपर पावर लिखा रहेगा उनको ऐड कर दो आपस में, तो जो वो क्या बन जाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमें केवल ये लर्न रखना एक ही फॉर्मूला। अब एक बार के लिए हम इसको रीचेक करके देख लेते हैं राइट है कि रॉन्ग है। कैसे पता चलता है? देखो मेरे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, एन की जगह जीरो नोट करो, क्या होगा? 1 माइनस जीरो इक्वल टू 1, देन क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आ गई यहाँ पे यूनिट। अगर हम 1 नोट करें, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, देन किसी की पावर 0 क्या होती है? 1, देन क्या आएगा यहाँ पर? केवल सेकंड इनवर्स। इट मींस ये वाला फॉर्मूला हमारा राइट है। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3। if n equals to 3, then what is the unit of K3? What is the unit of K3? ठीक है, सॉल्यूशन नोट करते हैं। मान लो 3 रखा, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस का 2। तो देखो माइनस का 2 अंदर जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। माइनस का 2 इस माइनस के 1 पे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2। देन यूनिट क्या होगा इसका? मोल का स्क्वायर, मोल का -2, लीटर का स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। क्लियर है? कर लेंगे ऐसे, नोट कर लो इसको। एक और नोट करते हैं, फ्रैक्शन वाला नोट करते हैं इस बार। इफ n equals to 2/3, then what is the unit of K? Then what is the unit of K? सॉल्व करके देखो क्या होगा। देखो क्या आएगा इसका यूनिट। What is the unit of K? Then K equals to, हमें क्या करना था? मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर क्या होती है? 1 माइनस 2/3 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 2/3 को सॉल्व करो, 1 माइनस 2/3, 3 एलसीएम, तो 3 माइनस 2 यानी 1/3। 1/3 किसका? प्लस का, राइट। तो K इक्वल्स टू मोल 1/3 लीटर। तो हमें चाहे कोई फ्रैक्शन में दे, चाहे कैसा भी ऑर्डर दे दे, अगर हमें ऑर्डर गिवन है तो हम रिएक्शन का K कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लो इसको पूरे को। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने से पहले ये दोनों फॉर्मूला वापस से नोट कर लो। ये तो मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, बट यहाँ पे देखो सेकंड ही हमेशा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि टाइम का यूनिट होगा, कोई भी हो टाइम का यूनिट, मिनट, आवर्स, सेकंड, नैनो सेकंड, ये कोई भी हो सकता है, इस टाइम का यूनिट होगा। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है वो सारी की सारी किसमें? गैसीय स्टेट में पूरी हो रही है, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा यूनिट ऑफ प्रेशर 1 माइनस एन टाइम का इनवर्स। ठीक है, एन का मीनिंग क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रेशर का यूनिट कुछ भी हो सकता है, एटीएम, बार, टोर, ये सारे इसमें हो सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला लर्न करना है, केवल सारे यूनिट निकल जाएंगे। लगभग एक क्वेश्चन इससे हमेशा आता है। नोट करो इसको। फिर नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इसको डिफरेंस वाइज करते हैं। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पहले हम इसमें डिफरेंस नोट करते हैं, उसके बाद में नोट करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी में नोट करो, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, नोट कर लो एक बार, फिर हम सीखते हैं कि एलिमेंट्री क्या होते हैं। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, द टोटल नंबर ऑफ reactant molecules part in a reaction is called molecularity. ओके, देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नोट करने की रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है A
ए प्लस बी, बी एरो सी, सी प्लस डी एंड डी। देखो ये रिएक्शन है हमारे पास, ये कंसीडर कर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का जनरल वे में हम मीनिंग ये निकाल सकते हैं, कोई भी रिएक्शन ऐसी हो जो वन स्टेप में कंप्लीट हो रही हो, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन ऐसा हो जो वन स्टेप में पूरा हो रहा हो, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो स्टोइशियोमेट्रिक जो सम होता है, यहाँ पे जो डिजिट लगे रहते हैं उन डिजिट को सम कर लो, यही इसका क्या हो गया, मोलिकुलरिटी हो गया। ए प्लस बी क्या हो गया यहाँ पर, मोलिकुलरिटी। लेकिन सारी रिएक्शन ऐसी हो जरूरी थोड़ी ना, तो इसको नोट करने की रिक्वायर्ड नहीं, केवल इसका डेफिनेशन नोट करो। उधर नोट करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which participate in rate determining step, which participate in rate determining step in a reaction is called order of reaction, हो गया। इसका एक अदर डेफिनेशन और नोट कर लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और करके एक और डेफिनेशन नोट करो। द एडिशन ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स, द एडिशन ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लो is called order of reaction, क्लियर है। नोट कर लो ये वाला, ऑर्डर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, नोट करो। नेक्स्ट मॉलिक्युलरिटी में नोट करो, मॉलिक्युलरिटी नेवर नेगेटिव एंड जीरो, मॉलिक्युलरिटी नेवर नेगेटिव और जीरो, नेगेटिव भी नहीं होता और जीरो भी नहीं होता, नेवर नेगेटिव और जीरो। ओके, ऑर्डर में नोट करो, ऑर्डर में बी नेगेटिव और जीरो, कंप्लीट। मॉलिक्युलरिटी में नोट करो, it is always in whole number, means 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे, it is always in whole number। ऑर्डर में नोट करो, it may be fractional and whole number, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, molecularity and order may be changed for elementary reaction, complete। next point, in order of reaction and molecularity is same in complex reaction, अब हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से न्यूमेरिकल पार्ट बनता है और यहीं से क्वेश्चंस आता है, न्यूमेरिकल पार्ट यहीं से अपना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट स्टार्ट करो, डेफिनेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to zero power of reactant, this is called zero order reaction, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कंप्लीट। ये प्रेजेंटेशन नोट कर लो। रेट ऑफ रिएक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसको यहां नोट कर लो,
रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, इसकी पावर कौन सी है? जीरो। जीरो ऑर्डर के क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 1 होता तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती, 2 होता तो सेकंड ऑर्डर, 3 होता तो थर्ड ऑर्डर। ये नोट कर लो। नेक्स्ट नोट करो इसमें सेकंड नंबर पॉइंट, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। देखो डेरिवेशन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कुल मिला के। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस पे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर ZOR। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर ZOR। ZOR कंप्लीट। ओके, स्टॉप कर राइटिंग को देखो ध्यान से। मैंने ये क्या नोट किया, R इज R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A कंसंट्रेशन की पावर 0। A हमारा क्या था यहाँ पर? रिएक्टेंट। जब हम इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं रेट एक्सप्रेशन में, तो माइनस डी ए कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए की कंसेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आता है, ए की कंसंट्रेशन की पावर 0। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो K0 नोट किया। K0 का मीनिंग क्या है? K0 रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट। और किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? 1। तो ये पूरा 1 हो गया। हमारे पास में क्या आ गया? माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के नोट। के नोट कह सकते हो, K0 कह सकते हो। K0 का मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और माइनस डी अपॉन डी टी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? dx अपॉन dt के रेस्पेक्ट में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। देन dx अपॉन dt इक्वल्स टू K0। इक्वेशन नंबर 1 कर दो, ये नोट करो। उसके बाद में नोट करो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 is the differential rate equation for ZOR. Equation number 1 is the differential rate equation of ZOR. Complete? Okay. Next, integrated rate equation for ZOR. Stop कर राइटिंग को देखो। From equation 1, ये equation 1 लिया मैंने, dt को यहाँ रिप्लेस किया, तो देखो dx इक्वल्स टू K0 इंटीग्रेशन का साइन और dt। तो हमें पता है K0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया, t के रेस्पेक्ट में हम इसका क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का रूल होता है कि इंटीग्रेशन ये हो गया x d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, x रह गया केवल K0 था t और c का मीनिंग नोट कर दो। कई लोग i भी लिखते हैं, i भी लिख सकते हैं इसको। c का मीनिंग इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? देखो स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो जब t इक्वल्स टू 0 था तो x तो बना ही नहीं था ना। x क्या है? जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो रिएक्शन के बाद बच गई, वो वाली कंसंट्रेशन क्या होती है यहाँ पर? x। तो स्टार्टिंग में रिएक्शन हुई नहीं थी तो x तो हुआ ही नहीं। x 0 है, t भी 0 है, देन c क्या आ जाएगा? 0। तो c को 0 करके फिर वैल्यू इस इक्वेशन में वापस से पुट करनी है हमें। तो मैंने यहाँ लिखा है t equals to 0, x equals to 0, then c is also 0. Putting the value of c in equation number 2. Equation number 2 में हम c का वैल्यू नोट करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? x equals to K0t only, c तो 0 हो गया, तो x equals to K0t इक्वेशन नंबर 3। नोट करो इसको पूरे को। अब नोट करो इसमें इक्वेशन नंबर 3 is the integrated rate equation of ZOR. Integrated rate equation of ZOR. Clear? Okay. Next, half life time. Half life time का सिंबल होता है T half. T half. Half life time की पहले डेफिनेशन नोट करो। A time where the concentration of reactant, a time where the concentration of reactant is just half from initial concentration of reactant. Complete? Okay. Then क्या हो गया? t equals to t half, x equals to a by 2. a का मीनिंग नोट करो, initial concentration of reactant. क्लियर है? अब हम नोट करते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमें सारा वैल्यू नोट करना रखना है। फ्रॉम इक्वेशन 3 देखना ध्यान से,
एक्स को मैंने क्या नोट किया, a/2, k0 को हमने k0 रहने दिया, t को मैंने क्या नोट किया, t हाफ। क्लियर है, t इक्वल्स टू t हाफ, x इक्वल्स टू a/2, a यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 x की जगह हमने क्या नोट किया, a/2 और k0 हो गया, और t हाफ की जगह t हाफ नोट किया, देन t हाफ इक्वल्स टू a/2 k0, t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। क्लियर है, तो यहाँ पे नोट ये बना लो पूरा, फिर नोट करो। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ टाइम, for zero order reaction the half life time is directly proportional to initial concentration of reactant, complete। ये 5 पॉइंट। अब 6 नंबर पॉइंट नोट करो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ZOR रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ZOR रिएक्शन। ओके, सी फर्स्ट ग्राफ को देखो, यहाँ मैंने क्या किया है, T एंड X के बीच में ग्राफ बनाया है। तो हमें पता है अपने पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू k0t, तो हमें पता है y इक्वल्स टू mx, इसका ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी। तो y और x के बीच में ग्राफ बनाना है, देन m क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्लोप, और स्लोप क्या हो जाएगी, k0। क्लियर, ओके। सेकंड ग्राफ, हमें पता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी के बीच में ग्राफ बनाना है, और ZOR रिएक्शन है, और ZOR रिएक्शन कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता, टी टाइम जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। देन R इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर K, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है, मींस डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, मैंने टी हाफ और A के बीच में ग्राफ बनाया, A मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनके बीच में ग्राफ बनाया तो ग्राफ हमारा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, इस ग्राफ इससे देख सकते हैं। क्लियर है, नोट करो सारा, फिर इसके एग्जांपल्स नोट करते हैं। 7 नंबर पॉइंट, लास्ट पॉइंट फॉर ZOR रिएक्शन, इसमें हमें एग्जांपल्स नोट करना है। एग्जांपल्स में हम हिंट ये लिख सकते हैं कि जितने भी होमोजेनस केटेलाइटिक गैसियस रिएक्शन है वो सारी इसमें आती है। ठीक है, हिंट या ट्रिक ये बना सकते हैं हम इसमें, जो एग्जांपल्स के फॉर्म में है, होमोजेनस गैसियस कैटेलाइटिक रिएक्शंस, वो सारी इसमें आ सकती है। ठीक है, ये सारी गैसियस रिएक्शन है, नोट कर लो एग्जांपल्स, ये सारे गैसियस रिएक्शन है, होमोजेनस है, और जो ये हमने कैटलिस्ट लगाया मोस्टली सॉलिड है, हर एक का नहीं कहेंगे सॉलिड है, बट कुछ एक गैसेस भी हैं, HNO तो HNO होती, और ये दोनों यहाँ पर सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बाकी सारे गैसेस में है। जी नोट कर लेना अपने आप ही, जी मीन्स गैस स्टेट में है ये सारे। तो होमोजेनस कैटेलाइटिक गैसियस रिएक्शन है, वो सारे एग्जांपल्स किसके होंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के होंगे। ठीक है, नोट करो इसको। हाँ, एक चीज और देखो, यहाँ पर 4th नंबर एग्जांपल देखो इसका, 5, 6 कंटिन्यू कर देना, 6 एंड 7 एग्जांपल लिखा है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट होमोजेनस गैसियस कैटेलाइटिक रिएक्शन को चेक करना है हमें केवल। 4th नंबर एग्जांपल देखो, एसीटोन है, इसकी रिएक्शन मैंने आयोडीन के साथ में करवाई है। ठीक है, तो हमारे पास आयोडो एसीटोन बना है और HI बना, हाइड्रोजन आयोडाइड बनी है। तो इसमें क्या है, जो CH3COCH3 है, इसके रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन I2 की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन कोई डिपेंड करती नहीं है। इट मींस I2 के रेस्पेक्ट में इसकी कौन सी ऑर्डर हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ऑल ओवर रिएक्शन का ऑर्डर देखते हो तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, बट केवल I2 के रेस्पेक्ट में देखते हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है, नोट करो इसको। असाइनमेंट नोट करने से पहले ही एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंस नोट कर लो। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, क्योंकि इसके बिना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो नोट करो, इसमें डिफरेंस वाइज नोट करते हैं। एक साइड नोट करो एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरी साइड नोट करो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या कंपोजिट रिएक्शन। एक कोने में इसका कंपोजिट रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन में नोट करो, एलिमेंट्री रिएक्शन which will complete
complete in one step is called elementary reaction. Reaction which will complete in one step is called elementary reaction. Elementary reaction. There is no experimentally intermediate is formed. There is no experimentally intermediate is formed. ठीक है, किसी टाइप का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, बस रिएक्टेंट होता है, कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, ना कोई इंटरमीडिएट बनता है, ना हम इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी कर पाते हैं. क्लियर है? उधर नोट करो. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रिएक्शन विच कंप्लीट in more than one step is called complex reaction. Complete. इसी में आगे नोट करो. Some intermediates are formed. Some intermediates are formed and they can easily detect by experiment मीन्स एक रिएक्शन में तो एक इंटरमीडिएट होगा, ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन में बहुत सारे इंटरमीडिएट होंगे, जनरली एक इंटरमीडिएट ही होता है. नोट करो नेक्स्ट पॉइंट. These reactions are not conjugative reaction. These reactions are not conjugative reaction. These reactions are not conjugative reaction. इधर नोट करो. These reactions are conjugative reactions. These reactions are conjugative reactions. Conjugative का मीनिंग होता है साइक्लिक. These reactions are conjugative reaction. साइक्लिक. रिएक्शन का एग्जांपल नोट करो. SO2Cl2 एरो SO2 प्लस Cl2. ठीक है. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखो, स्टॉक को राइटिंग को देखो ध्यान से. मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल लिया डीकंपोजिशन ऑफ N2O5. N2O5 का डीकंपोजिशन कैसे होता है देखो. 2N2O5 एरो 4NO2 प्लस O2. ये मेन रिएक्शन है अपनी, और हम इसका मैकेनिज्म नोट कर रहे हैं. मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है. फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, N2O5 एरो N2O3 प्लस O2. ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है. मैकेनिज्म में जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो RDS होता है, मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. सारी चीजें उसी पर डिपेंड करती है. नेक्स्ट हमने क्या किया, N2O3 एरो NO प्लस NO2. क्लियर. फिर N2O5 प्लस NO एरो 3NO2. ये दोनों फर्स्ट स्टेप है. यानी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट स्टेप पर डिपेंड कर रहा है. अब हम इसको कंप्लीट करते हैं. देखो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड एक जैसे आ रहे हैं उनको हम कट कर देते हैं. आप देख लो पूरा ऐड करके 2N2O5 4NO2 प्लस O2. 2N2O5 एरो 4NO2 प्लस O2. ये रिएक्शन है हमारी. इतनी बड़ी रिएक्शन है, बट होना क्या है, इसमें मोलिकुलरिटी कितनी होगी, मोलिकुलरिटी इक्वल्स टू 1. क्योंकि RDS ये है, रिएक्टेंट कितना N2O5 एक ही है, और ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर R इक्वल्स टू K1 N2O5 की कंसेंट्रेशन का 1, मीन्स ऑर्डर इक्वल्स टू 1. फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है. ठीक है. F4. ऐसे इसका मैकेनिज्म पता होगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. नोट कर लो इसको. तो N2O5 का डीकंपोजिशन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और SO2Cl2 का डीकंपोजिशन कौन सी रिएक्शन होगी, वन स्टेप में कंप्लीट होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन है. एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंस होता है. जनरली इसके मोलिकुलरिटी और ऑर्डर कभी सिमिलर होते हैं. जनरली ये नहीं कह सकते हमेशा ही सिमिलर होंगे, और इसके भी जनरली सिमिलर होते हैं. क्लियर. नोट कर लो. ये तो इमेजिन कर सकते हैं केवल, हम इसमें कभी मिलना मुश्किल होता है एलिमेंट्री रिएक्शन. ज्यादातर रिएक्शन जो मिलती है नेचर में वो हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही मिलती है. ये नोट कर लो दोनों. फिर असाइनमेंट नंबर 2 पहले थ्योरी अच्छे से रीड करना, उसके बाद में असाइनमेंट नंबर 2 करना.